नमस्कार दोस्तों, राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। एम्स दिल्ली नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में एक और नया एमसीक्यू वीडियो हम लेके आए हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वहां पे डिस्कस किए थे। उसी कड़ी को कंटिन्यू करते हुए आज कुछ और नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में कुछ नए एमसीक्यू जो है मैं लेके आया हूँ। तो जुड़े हुए रहिए इस यूट्यूब चैनल से और देखिएगा इस पूरे वीडियो को। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं विद रैशनली। सबसे फर्स्ट है डैमेज टू सेवंथ एंड एथ सर्वाइकल एंड फर्स्ट थोरेसिक नर्व रूट लीड टू। सातवीं आठवीं सर्वाइकल और पहली थोरेसिक नर्व के रूट के डैमेज होने से क्या होता है? ऑप्शन है फेशियल पाल्सी, बेल्स पाल्सी, क्लम्कीज पाल्सी और इरप्स पाल्सी। चार ऑप्शन आपके सामने है। सेवंथ, एट और फर्स्ट थोरेसिक मतलब C7, C8 और T1, ये तीन नर्व जो है ब्रेकियल प्लेक्सस जो बनता है, ब्रेकियल प्लेक्सस का पार्ट है, उसके डैमेज होने से बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया, सी इज द करेक्ट वन, क्लम्कीज पाल्सी है ना। ब्रेकियल प्लेक्सस के अंदर C5, C6, C7, C8 और T1 पांच नर्व होती है। C5 और C6 अगर डैमेज होती है तब को होती है इरप्स पाल्सी, और C7, C8 और T1 डैमेज होती है तो होती है क्लम्की पाल्सी। और ये पांच नर्व, स्पाइनल नर्व मिलकर बनाती है ब्रेकियल प्लेक्सस। क्या बोलते हैं हम उसको? ब्रेकियल प्लेक्सस। और ब्रेकियल प्लेक्सस जो होता है उसके डैमेज होने की वजह से, उसकी इंजुरी होने की वजह से, प्लेक्सस जो होती है उसमें इंजुरी होने की वजह से ये पाल्सी देखने को मिलती है। क्लम्पकीज पाल्सी और इरप्स पाल्सी दो तरह की पाल्सी होती है। यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा सी। फेशियल पाल्सी और बेल्स पाल्सी दोनों एक ही है, दोनों एक ही है, और ये सेवंथ क्रेनियल नर्व की बीमारी है। ये क्रेनियल नर्व की बीमारी है, सेवंथ क्रेनियल नर्व, जिसकी मोटर ब्रांच के डैमेज होने की वजह से फेशियल पैरालिसिस हो जाता है। तो ये क्रेनियल नर्व की बीमारी है, ये स्पाइनल नर्व से संबंधित है, ब्रेकियल प्लेक्सस की इंजुरी है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा सी, दैट इज क्लम्पकीज पाल्सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू ग्रेडिंग पीईएम। पीईएम होता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन एनर्जी एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ये बोलते हैं पीईएम। तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन या प्रोटीन एनर्जी जो है प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन, जो है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की ग्रेडिंग किसने की? न्यू बेलार्ड स्केल, ब्रेडन स्केल, क्रामार स्केल, गोमेज स्केल। चार स्केल है। आपको पूछा है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की ग्रेडिंग कौन करता है? न्यूट्रिशन से संबंधित है, न्यूट्रिशन से संबंधित है। कुछ लोग जवाब दे पाए हैं वो बिल्कुल सही है। द आंसर इज डी, दैट इज गोमेज स्केल। गोमेज स्केल, गोमेज स्केल जो है या गोमेज क्लासिफिकेशन जो होता है वो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से संबंधित है, जो कि बेस रहता है वेट फॉर एज। ये किसके ऊपर बेस है? बेस्ड ऑन वेट फॉर एज, बेस्ड ऑन वेट फॉर एज, वेट फॉर एज, वेट फॉर एज। ये किसके ऊपर बेस है? वेट फॉर एज, वेट फॉर एज, जिसके अंदर क्लासिफिकेशन जो हम करते हैं स्केल होती है जिसमें नॉर्मल माना जाता है अगर क्लासिक जो क्राइटेरिया है वो मोर देन 90% है, 90% है तब तो कोई माल न्यूट्रिशन नहीं है। 75 और 90% के बीच में, 75 और 90% के बीच में इसको बोलते हैं माइल्ड, इसको बोलते हैं माइल्ड माल न्यूट्रिशन। माइल्ड माल न्यूट्रिशन होता है 75 टू 90। 60 टू 74 अगर है तो इसको बोलते हैं मॉडरेट माल न्यूट्रिशन। 60 टू 74 अगर है इसको बोलते हैं मॉडरेट माल न्यूट्रिशन, और लेस देन 60 है इसको बोलते हैं सीवियर माल न्यूट्रिशन। तो एक होता है माइल्ड, दूसरा होता है मॉडरेट, और तीसरा होता है सीवियर, तीसरा होता है सीवियर, सीवियर। तो अगर मोर देन 90 है तो ये नॉर्मल है, 75 टू 90 है तो माइल्ड है, 60 टू 74 है तो मॉडरेट है, और लेस देन 60 है, लेस देन 60 है उसको सीवियर बोलते हैं। एग्जाम में पूछा हुआ है गोमेज में सीवियर माल न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं? लेस देन 60, मॉडरेट 60 टू 74, माइल्ड 75 टू 90 और नॉर्मल मोर देन 90। बेस है किसके ऊपर? हाइट फॉर एज, इसको बोलते हैं गोमेज स्केल। इसके अलावा एक ऑप्शन में लिखा हुआ है करामार रूल। करामार रूल जो होता है वो क्लासिफाई करता है जॉन्डिस का, जॉन्डिस का असेसमेंट, ये जॉन्डिस से संबंधित है। हाइपर बिलिरुबिनिया और नियोनेटल जॉन्डिस से संबंधित स्केल है जिसमें हम पता करते हैं बिना कोई इन्वेजिव प्रोसीजर किए हुए कि बच्चे की जॉन्डिस की कौन सी स्टेज है। ब्रेडन स्केल जो होती है, ब्रेडन स्केल, ये बेड सोर से संबंधित है, बेड सोर के रिस्क की असेसमेंट कराने में मदद करती है ब्रेडन स्केल, तो ये बेड सोर से संबंधित है। और न्यू बेलार्ड स्केल जो होती है वो गैस्ट्रेशनल एज से संबंधित है, गैस्ट्रेशनल एज,
अगर बच्चे की गैस्ट्रेशनल एज डिटरमाइन करनी है, बच्चा टर्म है या प्री टर्म है ये पता करना है, तो आप न्यू बेलार्ड स्केल काम में लो। तो 4 स्केल यहाँ पे दी हुई है। न्यू बेलार्ड स्केल गैस्ट्रेशनल एज से संबंधित है, ब्रेडन स्केल बैड सोर्स से संबंधित है और क्रमार जॉन्डिस से संबंधित है। हमें पूछा है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की ग्रेडिंग करनी है, और उसके लिए काम में ली जाने वाली स्केल गोमेज स्केल है। ये बेस होती है हाइट फॉर एज। नॉर्मल होता है मोर देन 90, माइल्ड होता है 75 टू 90, मॉडरेट होता है 60 टू 74 और सीवियर होता है लेस देन 60, लेस देन 60, है ना। आगे लेके चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ए पेशेंट हु टेक्स एंटीहिस्टामिन मेडिकेशन डाइफेनहाइड्रामिन, ये दवाई का नाम है। व्हाट वुड बी द एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट ऑफ द ड्रग। डाइफेनहाइड्रामिन एक एंटीहिस्टामिन ड्रग है, इसका एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट क्या रहता है। पहला है नर्वसनेस, दूसरा होता है पाल्पिटेशन, तीसरा है ड्राई माउथ और चौथा है ट्रेमर्स। फार्माकोलॉजी से क्वेश्चन है। एंटीहिस्टामिन वो दवाई होती है जो हिस्टामिन के रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, और हिस्टामिन का जब रिलीज नहीं होता है तो सिक्रीशंस नहीं होते हैं रिलीज। बहुत ही बढ़िया, अब आपने पहचान लिया है। द आंसर इज ड्राई माउथ। एंटीहिस्टामिन ड्रग का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है ड्राई माउथ, क्योंकि वहां पे लेस हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं सिक्रीशंस। एंटीहिस्टामिन दवाई का काम ही है सिक्रीशन को डिक्रीज करना, कम करना, और जब सिक्रीशन कम होंगे तो माउथ में क्या देखने को मिलती है, ड्राइनेस। तो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मोस्ट कॉमन एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट जो होता है एंटीहिस्टामिन ड्रग का, डाइफेनहाइड्रामिन का, ड्राई माउथ, डिक्रीज सिक्रीशन कॉजेज ड्राई माउथ, सी इज द करेक्ट वन। द कैलोरी प्रोवाइडेड बाय 100 ml ब्रेस्ट मिल्क इज टू एन इन्फेंट। 100 ml ब्रेस्ट मिल्क जो होता है वो कितनी कैलोरी देता है इन्फेंट के अंदर। ऑप्शन है 66, 42, 85 और 73। 100 ml ब्रेस्ट मिल्क जो होता है वो कितनी कैलोरी देता है, कितनी कैलोरी देता है पर 100 ml ब्रेस्ट मिल्क। बहुत ही बढ़िया, इट्स 66। एग्जैक्टली 65 होता है, लेकिन ऑप्शन में 66 है तो हमें यही चूज करना है। 42 बहुत कम है, 85 और 73 ज्यादा है, इसलिए बी सी डी गलत है। करेक्ट आंसर ए है, और ए में लिखा हुआ है 66। मदर के ब्रेस्ट मिल्क पर 100 ml में लगभग 1.1 ग्राम, 1.1 ग्राम, और इसको हम बोल सकते हैं 65 किलो कैलोरी, 65 टू 66 किलो कैलोरी, है ना। ये होती है 100 ml ब्रेस्ट मिल्क में किलो कैलोरी, है ना। अगर 65 66 दोनों हो तो आंसर 65 बेटर होता है। कैसिन पाया जाता है मदर के ब्रेस्ट मिल्क में, जो कि कैसिन एक प्रोटीन है, और वो लगभग 30 टू 40% होती है। कैसिन प्रोटीन 30 टू 40%, और बाकी 60% जो होती है वो वे प्रोटीन होती है। 60% जो होती है वो कौन सी होती है, वे प्रोटीन, जिसको लैक्टोएल्ब्यूमिन कहते हैं, वे प्रोटीन होती है। मदर के ब्रेस्ट मिल्क में सबसे ज्यादा होता है लैक्टोज, सबसे ज्यादा क्या होता है, लैक्टोज, सबसे ज्यादा होता है लैक्टोज, जो कि 7.4 ग्राम के आसपास होता है। लैक्टोज जो कि 7.4 ग्राम के आसपास होता है। फैट जो होती है वो 3.5 ग्राम होती है। फैट जो होती है वो 3.5 ग्राम होती है मदर के ब्रेस्ट मिल्क के अंदर, पर 100 ब्रेस्ट मिल्क के अंदर फैट होती है 3.5 ग्राम, जिसमें मेनली होती है पुफा। फैट में मेनली होती है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पुफा इसको कहते हैं, जो न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मदर के ब्रेस्ट मिल्क का कुछ कंपोजिशन है जिसमें प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट का कंपोजिशन रहता है। लैक्टोज सबसे ज्यादा पाया जाता है मदर के ब्रेस्ट मिल्क के अंदर। नेक्स्ट है अपगार स्कोरिंग एट विच टाइम, अपगार स्कोरिंग एट विच टाइम पीरियड हैव मोर प्रिडिक्टिव वैल्यू ऑफ न्यूनेटल वेलबींग। सबसे ज्यादा प्रिडिक्टिव वैल्यू अपगार स्कोर की कौन से टाइम में रहती है न्यूनेटल असेसमेंट के दौरान। फर्स्ट मिनट, फिफ्थ मिनट, 10th मिनट और 15th मिनट। जब आप अपगार स्कोर करते हैं तो कौन सा टाइम पीरियड ऐसा होता है जिसकी प्रिडिक्टिव वैल्यू जो होती है वो सबसे ज्यादा मोर प्रिडिक्टिव वैल्यू होती है न्यूनेटल वेलबींग की। बच्चा सही है या नहीं। तो जन्म होती है हम करते हैं 1 मिनट पे, और उसके बाद में करते हैं 5 मिनट पे। 5 मिनट वाली वैल्यू प्रिडिक्टिव है। 1 मिनट पे तो हमें पता चलेगा कि बच्चा मदर के वूम में कैसा था, अब पैदा होते समय कैसा है, और 5 मिनट में हमें पता चलेगा कि वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में खुद को एडजस्ट कर पाया या नहीं कर पाया। तो करेक्ट आंसर बनेगा बी, फिफ्थ मिनट इज द मोर प्रिडिक्टिव वैल्यू ऑफ द न्यूनेटल वेलबींग इन द अपगार स्कोर। अपगार स्कोर में 5वें मिनट का अपगार स्कोर की बहुत ज्यादा प्रिडिक्टिव वैल्यू है न्यूनेटल वेलबींग के अंदर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्जरी लीड टू डंपिंग सिंड्रोम। कौन सी सर्जरी से डंपिंग सिंड्रोम होता है। डंपिंग सिंड्रोम क्या होता है, डंपिंग सिंड्रोम का मतलब होता है जो है फास्ट गैस्टिंग एम्प्टी, है ना। स्टोमक की और गैस्टिंग एम्प्टिंग जो है उसका फास्ट होना डंपिंग सिंड्रोम कहलाता है। डंपिंग सिंड्रोम जो है वो किस सर्जरी के बाद में देखने को मिलता है कॉमनली। ऑप्शन है अपेंडेक्टमी, गैस्ट्रेक्टमी, कोलिसिस्टेक्टमी, सिग्मोइडेक्टमी,
है ना। डंपिंग सिंड्रोम किस सर्जरी के बाद ज्यादा देखने को मिलता है? बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, बहुत ही शानदार, गैस्ट्रेक्टमी। मैक्सिमम पीपल आर करेक्ट, इट्स बी, दैट इज गैस्ट्रेक्टमी। गैस्ट्रेक्टमी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ सम पार्ट ऑफ स्टोमक, है ना, रिमूवल ऑफ सम पार्ट ऑफ स्टोमक। स्टोमक को रिमूवल करना क्या कहलाता है? गैस्ट्रेक्टमी। स्टोमक को रिमूवल करना क्या कहलाता है? गैस्ट्रेक्टमी। और स्टोमक को जब हम रिमूव करते हैं, स्टोमक के किसी पार्ट को रिमूव करते हैं, तो स्टोमक जो है वो जल्दी एम्प्टी हो जाता है, जो भी हम खाना खाते हैं वो फटाक से इंटेस्टाइन में चला जाता है। उसकी वजह से हायर कंसंट्रेटेड फूड जब इंटेस्टाइन में जाता है तो ब्लड जो है उसकी पुलिंग होती है ब्लड वेसल की तरफ और उस स्टोमक की तरफ, और ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, हाइपोवोलेमिक कंडीशन होती है, मरीज को टेकीकार्डिया होता है, पाल्पिटेशन होता है, रेस्टलेसनेस होता है। ये सब देखने को मिलता है डंपिंग सिंड्रोम के अंदर। अपेंडेक्टमी जो होती है वो अपेंडिक्स की सर्जरी होती है, रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स। कोलिसिस्टेक्टमी इज द रिमूवल ऑफ जो है रिलेटेड टू द बाइल डक्ट और स्टोन इन द जो है गोल ब्लैडर। तो गोल ब्लैडर का रिमूव करना कोलिसिस्टेक्टमी कहलाता है, कोलिसिस्टेक्टमी, है ना। गोल ब्लैडर का रिमूवल, क्योंकि गोल ब्लैडर में स्टोन होता है। सिग्मोइडेक्टमी जो होता है सिग्मोइड कोलन से संबंधित है, उसका रिमूवल कहलाता है। यहाँ पे आंसर हो गया गैस्ट्रेक्टमी, जिसका संबंध है डंपिंग सिंड्रोम से। तो बी इज द करेक्ट वन, द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट है द ईपीएस ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग इज मैनेज बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एक्सेप्ट। एंटीसाइकोटिक ड्रग जो होती है, एंटीसाइकोटिक ड्रग, जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, बहुत बड़ा नाम है हेलोपेरिडोल। हेलोपेरिडोल एक एंटीसाइकोटिक ड्रग है। ये हेलोपेरिडोल दवाई जो होती है वो मैक्सिमम ईपीएस करती है। ईपीएस बोलते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट, ईपीएस बोलते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट, जिसमें 5 कॉमनली सिम्टम देखने को मिलते हैं। 5 कॉमनली सिम्टम देखने को मिलते हैं। एकेथीसिया, एकेथीसिया, एक होता है एकेथीसिया, टार्डिव डिस्काइनेशिया, टार्डिव डिस्काइनेशिया, डिस्काइनेशिया, एकेथीसिया, टार्डिव डिस्काइनेशिया, एकेथीसिया, टार्डिव डिस्काइनेशिया। इसके अलावा देखने को मिलता है वहां पे स्यूडो पार्किंसोनिज्म, स्यूडो पार्किंसोनिज्म, 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 स्यूडो पार्किंसोनिज्म। इसके अलावा वहां पे देखने को मिलता है एनएमएस, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, एकेथीसिया, डिस्टोनिया, डिस्टोनिया, टार्डिव डिस्काइनेशिया, स्यूडो पार्किंसोनिज्म, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। ये सारे सिम्टम अगर किसी मरीज में एंटीसाइकोटिक ड्रग लगाने के बाद में अगर आते हैं तो उस मरीज, ये सिम्टम किसके कहलाते हैं? ईपीएस, दैट इज एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट, जो डोपामिन के रिसेप्टर के ब्लॉक होने की वजह से आते हैं। इनको मैनेज करने के लिए कौन सी ड्रग काम में लेते हैं? एक को छोड़ के, मतलब 3 दवाई काम में लेंगे, एक नहीं लेंगे। पहला है डोपामिनर्जिक, तो डोपामिन के रिसेप्टर ब्लॉक होता है, डोपामिन की कमी होती है, उसकी वजह से ईपीएस होते हैं। तो ईपीएस को ट्रीट करने के लिए डोपामिनर्जिक तो देंगे। डोपामिनर्जिक वो है जो डोपामिन के लेवल को क्या करती है? बढ़ाती है, तो डोपामिनर्जिक दिया जाता है। एंटीहिस्टामिन ड्रग, एंटीहिस्टामिन ड्रग, एंटीहिस्टामिन ड्रग जो होती है वो सिक्रेशन को कम करती है। ईपीएस में बॉडी में बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में सिक्रेशंस होते हैं, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए एंटीहिस्टामिन ड्रग काम में ली जाती है, तो ये ईपीएस के ट्रीटमेंट में काम में लेते हैं। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, कोलिनर्जिक ड्रग सिक्रेशन को बढ़ाती है, एंटी कोलिनर्जिक सिक्रेशन को कम करती है, जिसको हम एड्रीनर्जिक कहते हैं, और यहाँ सिक्रेशन को कम करना है तो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग भी काम में लेते हैं। ईपीएस के मैनेजमेंट के अंदर डोपामिनर्जिक दवाई काम में ली जाती है, ईपीएस के मैनेजमेंट के अंदर एंटी हिस्टामिन ड्रग काम में लेते हैं, ईपीएस के मैनेजमेंट में एंटी कोलिनर्जिक ड्रग काम में लेते हैं। तो ये 3 ड्रग तो ईपीएस का मैनेजमेंट करती है। ईपीएस क्या है? एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट क्यों होता है? डोपामिन के रिसेप्टर के ब्लॉक होने की वजह से। कौन करता है? एंटीसाइकोटिक ड्रग, क्या नाम है उसका? हेलोपेरिडोल, जो सबसे ज्यादा ईपीएस करती है, और ईपीएस में ये सारे सिम्टम आते हैं। इसको मैनेज करने के लिए डोपामिनर्जिक, एंटीहिस्टामिन और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग काम में लिया जाता है। लेकिन क्या काम में नहीं लेते हैं? बारबिचूरेट। तो यहाँ पे कौन सी दवाई काम में नहीं लेते हैं ये पूछा गया था, सो द करेक्ट आंसर इज डी, बारबिचूरेट हम ईपीएस के मैनेजमेंट में काम में नहीं लेते हैं। बारबिचूरेट, फिनोबार्बिटोन, जो कि एक ड्रग ऑफ चॉइस बनती है न्यूनेटल सीजर की, लेकिन ईपीएस में इस दवाई का कोई भी रोल नहीं है। नेक्स्ट है वन नर्स इज असाइन द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द केस ऑफ ईच पेशेंट फ्रॉम एडमिशन टू डिस्चार्ज। एडमिशन से डिस्चार्ज तक किसी मरीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी देना एक नर्स को असाइन किया, ये क्या कहलाता है? केस मेथड, प्राइमरी नर्सिंग, टीम नर्सिंग, फंक्शनल नर्सिंग। 4 तरह का नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी केस को मैनेज करने के लिए। तो एक नर्स असाइन किया रेस्पॉन्सिबिलिटी एक केस की एडमिशन से लेकर डिस्चार्ज तक, उसको क्या बोला जाता है ना? एडमिशन से डिस्चार्ज तक उसको क्या बोला जाता है? वेरी गुड,
इट्स प्राइमरी नर्सिंग, इसको क्या बोला जाता है? प्राइमरी नर्सिंग। एडमिशन से ले से डिस्चार्ज तक एक ही नर्स के द्वारा किसी केस को मैनेज करना प्राइमरी नर्सिंग कहलाता है। कोई भी केस अगर दिया जाता है आपको, मतलब जब हॉस्पिटल में कोई केस असाइन होता है ना, तो उसको केस मेथड कहते हैं, है ना, जिसका संबंध एडमिशन डिस्चार्ज या टाइम पीरियड से नहीं है। कोई भी टाइम आपके ड्यूटी टाइम में एक केस आपको असाइन है, उसको केस मेथड कहते हैं। प्राइमरी नर्सिंग में एडमिशन से ले से डिस्चार्ज तक 24 आवर्स तक एक ही नर्स एक पेशेंट को केयर देती है, उसको प्राइमरी नर्सिंग कहते हैं। टीम नर्सिंग जो होती है उसमें एक टीम बनती है और वो टीम मिलके किसी एक पेशेंट को केयर देती है, उसको टीम नर्सिंग कहते हैं। और फंक्शनल नर्सिंग में एक पर्टिकुलर फंक्शन एक नर्स को प्रोवाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल एक नर्स टेम्परेचर लेगी तो सबके टेम्परेचर लेगी, एक ब्लड प्रेशर लेगी तो सबसे ब्लड। तो ये फंक्शनल नर्सिंग जो होती है उसमें कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन ओरिएंटेड ये होता है, कोई एक काम एक के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे 10 लोग मिलके एक मरीज का काम करते हैं, टीम वर्क होता है। प्राइमरी नर्सिंग में एडमिशन से डिस्चार्ज तक 24 आवर्स तक एक ही जो है केयर दिया जाता है। और केस मेथड का संबंध सीधा एडमिशन डिस्चार्ज से है, कि एडमिशन से लेके डिस्चार्ज तक किसी मरीज का जो है एक पर्टिकुलर केस को केयर देना। तो अगर उसमें 24 आवर्स ऐड हो जाता है तब तो वो प्राइमरी नर्सिंग बन जाती है, और ये ऐड नहीं हो तो उसको केस मेथड कहते हैं। तो यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी असाइन हुई है एक पेशेंट की फ्रॉम एडमिशन टू डिस्चार्ज, तो ये नर्सिंग का तरीका प्राइमरी नर्सिंग कहलाएगा 24 आवर्स तक। Next, है truth telling about disease and its prognosis to a terminal ill patient. Such situation, which ethical principle is followed by a nurse? Telling a truth. पहला है fidelity, veracity, justice और confidentiality। ये चार एथिकल प्रिंसिपल है। और ट्रुथ टेलिंग कहलाता है बहुत ही बढ़िया ट्रुथ टेलिंग जो है उसका संबंध है वेरासिटी से। वेरासिटी का मतलब होता है टू टेल ट्रुथ। फिडेलिटी का मतलब होता है जो है डेवलप करना फेथ, फेथ विश्वास डेवलप करना, ये फिडेलिटी कहलाता है। फेथ है ना, विश्वास को बनाना, ये फिडेलिटी। वेरासिटी का मतलब होता है टेल ट्रूथ, ये ट्रूथ से संबंधित है। अगर ट्रूथ की बात हो तो दैट इज वेरासिटी। जस्टिस का मतलब होता है न्याय करना, न्याय, है ना, इक्वल, इक्वेलिटी। जस्टिस मतलब इक्वेलिटी, सही बात बोलना, न्याय की बात बोलना, इक्वेलिटी की बात बोलना। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है किसी भी चीज को कॉन्फिडेंट रखना, है ना, उसको जो है पब्लिकली नहीं करना, ये कॉन्फिडेंशियलिटी कहलाता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा बी, दैट इज वेरासिटी, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था कि टेलिंग ट्रूथ टेलिंग, ट्रूथ टेलिंग का जो प्रिंसिपल है वो किससे संबंधित है? वेरासिटी। वेरासिटी में ट्रूथ टेलिंग के से संबंधित बात रहती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट का एलिमेंट कौन सा नहीं है? ऑप्शन है रिपोर्टिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग और कमांडिंग। मैनेजमेंट के अंदर हम मिनोमिक्स पढ़ते हैं, पोस्ट कोब, पोस्ट कोब जो पढ़ते हैं अपन, है ना, और उसके अंदर जो है वहां पे पोस्ट कोब के अंदर ऑर्गेनाइजेशन में के अंदर उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिपोर्टिंग होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है और स्टाफिंग होता है, ये तीन चीज होती है। लेकिन कमांडिंग उसमें कहीं भी नहीं होती है। कॉपरेशन होता है लेकिन कमांडिंग नहीं होती, कमांड नहीं दिया जाता है। तो पोस्ट कोप के अंदर कमांडिंग एलिमेंट नहीं होता है। बाकी रिपोर्टिंग होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, स्टाफिंग होता है, लेकिन कमांडिंग वहां पे नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर इज डी, करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज कमांडिंग। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ पर्निशियस एनीमिया? कौन सा पर्निशियस एनीमिया का कारण नहीं है? ब्लीडिंग, क्रॉनिक एल्कोहलिज्म, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ सर्टेन एंटीबायोटिक और इंट्रिंसिक फैक्टर। कौन सा पर्निशियस एनीमिया का कॉज नहीं है? ब्लीडिंग, क्रॉनिक एल्कोहलिज्म, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ सर्टेन एंटीबायोटिक और इंट्रिंसिक फैक्टर। कई लोगों का जवाब इंट्रिंसिक फैक्टर है, पर पूछा यह है कि नॉट ए कॉज, कौन सा कारण नहीं है? इंट्रिंसिक फैक्टर से तो पर्निशियस एनीमिया होगा। ढंग से पढ़े, ढंग से पढ़े, पर्निशियस एनीमिया होगा इंट्रिंसिक फैक्टर से, है ना। देखिएगा, इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो पर्निशियस एनीमिया का कारण है, कोज है। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ सर्टेन एंटीबायोटिक से भी पर्निशियस एनीमिया होता है, क्योंकि इससे गैस्ट्रिक म्यूकोसा डैमेज होती है, इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ में प्रॉब्लम होती है और एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता विटामिन बी 12 का। और क्रोनिक एल्कोहलिज्म जो होता है उसमें वो भी पर्निशियस एनीमिया कारण बनता है। तो ये तीनों कारण है पर्निशियस एनीमिया के। विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी से होता है पर्निशियस एनीमिया, और इन तीनों वाले कंडीशन के अंदर विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। क्रोनिक एल्कोहलिज्म, सर्टेन एंटीबायोटिक लॉन्ग टर्म यूज जिससे फ्लोरा का गड़बड़ होता है वहां पे, और इंट्रिंसिक फैक्टर। लेकिन ब्लीडिंग से पर्निशियस एनीमिया नहीं होता है। एक्यूट और क्रोनिक ब्लीडिंग से कभी भी पर्निशियस एनीमिया नहीं होता है। विटामिन बी 12 की कमी नहीं होती, आयरन की कमी हो जाएगी लेकिन ब्लड की कमी हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगा, लेकिन वो पर्निशियस एनीमिया नहीं होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा ए, दैट इज ब्लीडिंग। नेक्स्ट है पॉन्डेलर इंडेक्स फॉर टर्म गैस्ट्रेशन एज नॉर्मल नियोनेट। पॉन्डेलर इंडेक्स कितनी होती है? मोर देन 2.5, लेस देन 2, लेस देन 2.5 और 2।
पॉन्डल इंडेक्स एक टर्म गेस्टेशनल एज में कितनी होती है? फॉर्मूला होता है वेट इन ग्राम, वेट होता है ग्राम में, हाइट जो होती है, हाइट जो होती है वो हम लेते हैं सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, और ये इससे निकालते हैं पॉन्डल इंडेक्स, और नॉर्मल होता है इसका वैल्यू 2.5 to 3। पॉन्डल इंडेक्स की नॉर्मल वैल्यू जो होती है एट बर्थ होती है 2.5 to 3। 2.5 से कम है उसको हम बोलते हैं आईयूजीआर, 2.5 से कम है उसको हम बोलते हैं आईयूजीआर, और 3 से ज्यादा है, 3 से ज्यादा है उसको हम बोलते हैं ओबीज, ओबीज, है ना। 2.5 से कम आईयूजीआर और 3 से ज्यादा ओबीज, नॉर्मल है 2.5 to 3। तो मोर देन 2.5 दैट इज 2, लेस देन 2, लेस देन 2.5 और 2, ये आईयूजीआर की कैटेगरी में, ये तीनों ही कैटेगरी किस में? इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। तो करेक्ट आंसर इज ए, और ए में क्या लिखा हुआ है? मोर देन 2.5। तो टर्म गेस्टेशनल एज में नॉर्मल पॉन्डल इंडेक्स जो होता है वो मोर देन 2.5 होता है, तो ए आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट है पब्लिकेशन ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट द समवन आइदर वर्बली और एनी अदर फॉर्म इज कम अंडर टॉर्ट लॉ। अगर फॉल्स स्टेटमेंट दिया आपने, वर्बली दिया या वीडियो बना के दिया, जैसे भी दिया, ये टॉर्ट के कौन से लॉ में आता है? फर्स्ट है बैटरी, डिफेमेशन, असॉल्ट, डीपर्सनलाइजेशन। टॉर्ट के लॉ में डीपर्सनलाइजेशन तो आता ही नहीं है, तो ये तो जवाब बनेगा ही नहीं। तीन चीजें टॉर्ट के लॉ में आती है, बैटरी, डिफेमेशन और असॉल्ट। बैटरी का मतलब होता है टच करके हार्म पहुंचाना, टच करके, इंटेंशनल टॉर्ट है, और इसमें बाय टचिंग हार्म पहुंचाना, ये बैटरी कहलाता है। और असॉल्ट का मतलब होता है विदाउट टच, है ना, विदाउट टच हार्म पहुंचाना, है ना, बिना टच किए हुए हार्म पहुंचाना असॉल्ट कहलाता है, ये इंटेंशनल टॉर्ट है। तो ये यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है वर्बली और एनी अदर फॉर्म में किसी आदमी के प्रति पब्लिकेशन करना कोई फॉल्स स्टेटमेंट, तो ये कहलाता है डिफेमेशन, उसकी फेमसनेस को कम करना डिफेमेशन कहलाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा बी। इंटेंशनल टॉर्ट के ही टाइप है, टच करके हार्म पहुंचाना बैटरी, बिना टच किए हार्म पहुंचाना असॉल्ट, जिसको थ्रेट कहते हैं, और डिफेमेशन का मतलब होता है पब्लिकेशन करना कोई फॉल्स स्टेटमेंट किसी के बारे में वर्बली और वीडियो फॉर्म के अंदर, ये डिफेमेशन कहलाता है। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, डिफेमेशन, डिफेमेशन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है द कॉस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट द स्प्रेडिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब ज्यादा खर्चा भी नहीं हो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्प्रेडिंग को प्रिवेंट कर दो, कौन सा तरीका है? वियरिंग मास्क, वियरिंग ग्लव्स, हैंड हाइजीन, वियरिंग गाउन। वेरी गुड, मैक्सिमम पीपल आर करेक्ट, इट्स हैंड हाइजीन। कॉस्ट इफेक्टिव, कोई ज्यादा खर्चा नहीं है और बहुत आसानी से कर सकते हैं, पानी और साबुन चाहिए, तो हैंड हाइजीन सबसे बेस्ट, सबसे कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्प्रेडिंग को प्रिवेंट करने के लिए। तो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हैंड हाइजीन इज द कॉस्ट इफेक्टिव वे टू स्प्रेडिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मैनेजमेंट ऑफ इक्लेम्सिया। इक्लेम्सिया के मैनेजमेंट में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा होता है? ऑप्शन है डाइजेपाम, इप्सोलिन, लाबेटालोल, मैग्नीशियम सल्फेट। वेरी गुड, MgSO4, 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 मैग्नीशियम सल्फेट ऑफ इक्लेम्सिया। इक्लेम्सिया की ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी रहेगी? मैग्नीशियम सल्फेट। इक्लेम्सिया की ड्रग ऑफ चॉइस होती है मैग्नीशियम सल्फेट। डाइजेपाम और इप्सोलिन जो होते हैं वो नॉर्मली प्रेगनेंसी में काम में नहीं लेते हैं। लाबेटालोल जो होती है वो हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने की ड्रग ऑफ चॉइस है, मतलब प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन जो होता है उसकी ड्रग ऑफ चॉइस है लाबेटालोल। लेकिन सीजर को प्रिवेंट करना है प्रेगनेंसी में, कन्वर्जन को, जो कि इक्लेम्सिया में सीजर आते हैं, तो उसके लिए होती है MgSO4। डाइजेपान और इप्सोलिन एंटी कन्वर्जेंट है, लेकिन ये यूज नहीं की जाती है इन द केस ऑफ प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन और इन द केस ऑफ इक्लेम्सिया, है ना। सो ये कुछ एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे जो आज के वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे। इसी तरह के मजेदार वीडियो को सुनने के लिए जुड़े हुए रहिए मेरे यूट्यूब चैनल से। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर डालें, और एक काम जरूर करें, इस वीडियो और इस चैनल को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आज ही उठाए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात भगवान कृष्ण ने बोली थी कि सारथी बनो, स्वार्थी मत बनो। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अपने तक की लिमिट ना रखने दे, इन चीजों को स्प्रेड आउट करें, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं, ताकि कई सारे लोग जो है जिनको अभी तक पता भी नहीं है इन सब चीजों के बारे में, वो इनको जाने, इनको समझे और अपने भविष्य को बेहतर बनाने में खुद की मदद कर पाए। तो मिलते हैं दोबारा एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।